इस कहानी की शुरुआत में जिनहोंग अपने ऑफिस की एक लड़की के साथ एक कार के शोरूम में गया क्योंकि उसे वहां से एक कार खरीदनी थी। उस शोरूम के अंदर जितने भी लोग थे उन लोगों ने जिनहोंग को एक से बढ़कर एक कार दिखाई, लेकिन जिनहोंग ने उनके सामने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो लड़की उसकी वाइफ या फिर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी है जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जिसके बाद एक आदमी ने जिनहोंग को एक दूसरी कार दिखाई जिसका ड्राइव टेस्ट लेने के बाद जिनहोंग ने उस कार को बाय कर लिया। जिनहोंग जब उस लड़की के साथ उस कार को लेकर जाने ही वाला था तो उसी दौरान शोरूम के अंदर मौजूद एक आदमी ने बड़े ही चालाकी से उस कार के अंदर एक ट्रैकर डाल दिया जिसकी जानकारी जिनहोंग को हो तो गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप वहां से चला गया। दरअसल जिनहोंग कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है और उसके बगल में जो ये लड़की बैठी है वो भी एक पुलिस वाली है जिसका नाम भावना है। जिनहोंग ने मजाक मजाक में भावना को टमाटर कह दिया था जिसकी वजह से भावना को गुस्सा आ गया और वो स्पीड में गाड़ी चलाने लगी। जिनहोंग ने जब भावना को समझाने की कोशिश की तो भावना उस पर भड़कने लगी एंड उसी दौरान जिनहोंग के पास उसके चीफ का कॉल आया एंड वो भी जिनहोंग पर भड़कने लगा। उसका ये कहना था कि शोरूम से निकलने के बाद जिनहोंग ने उसे कॉल क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में जिनहोंग ने उससे ये कहा कि वो फ्री होता तो वो खुद ही उसे कॉल कर लेता। वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा बिजी था। ये तीनों एक दूसरे से हमेशा किसी न किसी बात पर बहस करते रहते हैं, लेकिन इन तीनों की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी इन तीनों में से किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये सभी लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। भावना और जिनहोंग बहस करते करते सीधा अपने ऑफिस में पहुंचे जहां पर भावना ने उस गाड़ी को अपने ऑफिस के पार्किंग में खड़ा किया, जिसके बाद वो अपने ऑफिस में चली गई। वो तो अपने ऑफिस में चली गई लेकिन जिनहोंग का कुछ नहीं पता चला। ऐसा लग रहा था कि भावना ने उसे रास्ते में ही उतार दिया। खैर थोड़ी देर बाद पार्किंग के अंदर दो लोग आए जिन्होंने उस गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके उस गाड़ी को खोला और चालू करके उस गाड़ी को लेकर वहां से चले गए। ये उसी आदमी के लोग थे जिस आदमी ने उस गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगाया था। भावना ने सीसीटीवी के द्वारा ऐसा करते हुए उन लोगों को देख लिया जिसकी इंफॉर्मेशन उसने सबसे पहले अपने सीनियर ऑफिसर किम को दी। इधर वो लोग उस गाड़ी को लेकर सीधा एक गैराज में पहुंचे जहां पर उन्हें उनका बॉस सियोगडू मिला जिसने उस गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगाया था। उन लोगों ने सबसे पहले उस गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करी, जिसके बाद उन लोगों ने उस गाड़ी के अंदर से ट्रैकर को बाहर निकाला। कुछ देर बाद उन लोगों ने जब फाइनली गाड़ी की डिग्गी को खोला तो उसके अंदर से जिनहोंग बाहर आया, जिसके अंदर जिनहोंग काफी देर से छुपा हुआ था। गाड़ी की डिग्गी से बाहर आते ही जिनहोंग सबसे पहले बगल में जाकर टॉयलेट करने लगा क्योंकि उसे काफी देर से टॉयलेट आ रहा था। सियोगडू को जब ये बात पता चली कि जिनहोंग वही आदमी है जो सुबह उसके शोरूम में इस गाड़ी को खरीदने आया था तो उसने अपने लोगों से बोलकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इतने में वहां पर जिनहोंग की टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद जिनहोंग ने अपनी टीम के साथ मिलकर सियोगडू और उसके लोगों को बहुत मारा। दरअसल जिनहोंग और उसकी टीम को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सियोगडू अपने शोरूम के अंदर गाड़ी बेचते वक्त उन गाड़ियों के अंदर ट्रैकर लगा देता है, जिसकी मदद से वो कुछ ही दिनों बाद उन गाड़ियों को वापस चुराकर उनके नंबर प्लेट को चेंज करके अपने दूसरे कस्टमर को बेच देता है। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जिनहोंग और उसकी टीम को मिली तो वो सियोगडू को पकड़ने के लिए प्लान बनाकर गाड़ी खरीदने के लिए चला गया था। उसने सियोगडू से जब उसके कस्टमर के बारे में पूछताछ की तो सियोगडू ने जो उसको बताया उसे सुनकर जिनहोंग हैरान हो गया। दरअसल वो इन चोरी की गाड़ियों को कोरिया में नहीं बल्कि रसिया में बेचता है और उसके ज्यादातर कस्टमर कोरिया के नहीं बल्कि रसिया के हैं। ये सुनकर जिनहोंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वो अपनी ड्यूटी खत्म करके फाइनली थका हारा अपने घर पहुंचा। घर आकर उसने ये सोचा कि शायद उसकी वाइफ उसे बिठाकर पानी वगैरह पूछेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी वाइफ ने उसे अगले दिन के 36 काम गिनवा दिए, जैसे कि बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, बिजली का बिल भरना है, बैंक के लोन की किस्त देनी है। अगले दिन जिनहोंग और उसकी टीम ने उन रसियन लोगों को पकड़ने का प्लान बनाया जिन लोगों को सियोगडू चोरी की गई गाड़ियों को बेचता था। जिनहोंग ने उस कार को एक ट्रक के कंटेनर में डाला और उस जगह पर जाने लगा जहां पर वो रसियन कुछ लोगों के साथ डील करने आने वाले थे। ये ट्रक ड्राइवर जिनहोंग का बहुत पुराना दोस्त निकला, जिससे जिनहोंग ने रास्ते भर खूब सारी बातें करी। इस ट्रक ड्राइवर का नाम था कू, जो कि बहुत गरीब आदमी था। इसने जिनहोंग से बात करते हुए जिनहोंग को ये बताया कि वो इस ट्रक को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चलाता है, जिसमें उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। उसे इतने कम पैसे मिलते हैं कि वो अपने बच्चे के स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता है एंड इसी वजह से वो अपने बच्चे को अपने साथ बिठाकर गाड़ी चलाता है और घर का खर्चा पूरा करने के लिए उसकी वाइफ भी अलग काम करती है। जिनहोंग ने जब उसे कोई दूसरा काम करने की सलाह दी तो उसने जिनहोंग से ये कहा कि कोरिया में बेरोजगारी बहुत है। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कहीं भी ढंग का काम नहीं मिला। ये सारी बातें करते करते फाइनली जिनहोंग उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो रसियन डील
डील करने के लिए आने वाले थे। जिनहोंग ने गाड़ी से उतरते ही कू को अपना कार्ड देते हुए उससे ये कहा कि उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर ले, वो किसी भी कीमत पर उसकी मदद जरूर करेगा। साथ ही उसने उसके बेटे को कुछ पैसे दिए, जिसके बाद कू अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद वहां पर रसियन आए जो वहां पर आकर डील कर रहे थे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए भावना और जिनहोंग ने उन पर हमला कर दिया। उन लोगों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफी देर तक मशक्कत करने के बाद फाइनली जिनहोंग और भावना ने अपनी टीम के साथ उन रसियन को पकड़ लिया। अगले दिन ये खबर मीडिया तक पहुंच गई और मीडिया जिनहोंग और उसकी टीम का इंटरव्यू लेने के लिए उनके ऑफिस के बाहर पहुंच गई। उसी शाम को जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने काफी सारे ड्राइवर्स को जॉब से निकाल दिया था, जिसमें को भी शामिल था, जिसकी वजह से सारे ड्राइवर्स ने मिलकर उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम कांग था, जो कि फिलहाल अपने ऑफिस में नहीं था। उसके ऑफिस में सिर्फ उसकी सेक्रेटरी थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ देर बाद कांग अपने ऑफिस जरूर आएगा, लेकिन सुबह से शाम हो गई, कांग अपने ऑफिस में नहीं आया। थोड़ी देर बाद रात हो गई और सभी लोग कांग का इंतजार करते करते चले गए, लेकिन को अभी भी वहीं था। कुछ देर बाद फाइनली वहां पर कांग आया, जिससे को ने बात करते हुए ये पूछा कि आखिर उन लोगों ने बिना नोटिस दिए उसे नौकरी से क्यों निकाला है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए कांग ने उससे ये कहा कि उसे उसने नहीं बल्कि कंपनी ने निकाला है। इस बात पर को ने उससे अपना हिसाब करने को कहा, क्योंकि को उसी के अंडर में काम करता था। उसकी ये बात सुनकर कांग को गुस्सा आने लगा। कांग ने उससे बदतमीजी करते हुए उससे ये कहा कि उसे जो कुछ करना है वो कर सकता है, वो उसे पैसे नहीं देगा। इतना कहकर उसने कू को धक्का दे दिया, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर चुपचाप वहां से चला गया। कू को जिनहोंग की बात याद आई कि उसने उसे कार्ड देते हुए उससे ये कहा था कि उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकता है। इसलिए उसने जिनहोंग से मदद लेने के लिए जिनहोंग को कॉल किया, लेकिन जिनहोंग ने उसका कॉल नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने एक दोस्त के साथ एक पार्टी में जा रहा था। जिनहोंग से भी मदद ना मिलने के बाद को पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद वो चुपचाप उदास होकर वहां से चला गया। इधर जिनहोंग का दोस्त जिनहोंग को कुछ खास लोगों की पार्टी में ले जाता है, जिस पार्टी को ताइहो नाम के इस शख्स ने ऑर्गेनाइज किया था। ताइहो बहुत अमीर और दिमाग से थोड़ा क्रेजी था। उसके मन में जो आता वो वही करता था। ताइहो सिंजिन कंपनी के मालिक का बेटा था एंड ये कंपनी वही है जिसने कू को बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया था। जिनहोंग ने ताइहो से बात करते हुए ताइहो को ये बताया कि वो पहली बार अमीर लोगों की पार्टी में शामिल हुआ है। उसे ऐसा लगता था कि अमीर लोगों की पार्टी अलग तरह की होती है। उसकी इस बात को सुनकर ताइहो के दिमाग में न जाने ऐसा क्या आया कि उसने वहां पर बैठी दो लड़कियों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। उन दोनों लड़कियों के साथ बदतमीजी करने के बाद ताइहो ने जिनहोंग से ये कहा कि क्या इतनी अलग होती है अमीरों की पार्टी। उसकी इन हरकतों को देखने के बाद जिनहोंग को ये बात समझ आ गई कि ताइहो दिमाग से पैदल है। वो कुछ देर बाद उठकर वहां से चला गया। अगले दिन ताइहो जब अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसने अपने कंपनी के बाहर कू को देखा, जो हाथ में पोस्टर लिए अपनी सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने कुछ देर बाद कू और उसके बेटे को अपने ऑफिस में बुलाया। कू ने अपनी बात रखते हुए ताइहो से ये कहा कि उसे बिना किसी नोटिस के जॉब से निकाल दिया गया है और उसे सैलरी भी नहीं दी गई। ताइहो ने जब उससे उसकी सैलरी पूछी तो कू ने सारा हिसाब किताब जोड़कर उसे 4000 वॉन के करीब एक अमाउंट बताया, जिसे सुनकर ताइहो को बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा कि कू इतने कम पैसों के लिए उसकी कंपनी की इमेज खराब कर रहा है। उसने तुरंत ही कॉन्ट्रैक्टर कांग को बुलाया, जिसके बाद उसने कू के साथ उसकी बॉक्सिंग कराई। उसने उसके बेटे से ये कहा कि 4000 वॉन के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये आज तुम्हें तुम्हारे फादर दिखाएंगे। ताइहो ऐसा करके कू के बेटे के सामने कू की बेइज्जती करवाना चाहता था, जो उसने करवाई भी। बॉक्सिंग के दौरान कांग ने कू को बहुत मारा। उसने उसे इतना ज्यादा मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। कू अपने बेटे के सामने बहुत ही लाचार फील कर रहा था, क्योंकि वहां पर मौजूद सभी लोग उसके पिटने पर उसका मजाक बना रहे थे। फाइनली कू पिटते पिटते बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके बाद ताइहो ने उसे 4000 के बदले 5000 वॉन दिए। उसने 1000 वॉन एक्स्ट्रा इसलिए दिए ताकि कू अपना इलाज करा सके, लेकिन कू की नजरों में अब उन पैसों की वैल्यू पूरी तरह खत्म हो गई थी, क्योंकि पैसों से ज्यादा उसे अपनी इज्जत प्यारी थी, जो उसके बेटे के नजर में पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को एक टैक्सी में बैठाकर अकेले ही घर भेज दिया, जिसके बाद उसने उसी कंपनी में अपनी जान दे दी। कुछ देर बाद उसके बेटे ने जिनहोंग को कॉल करके एक हॉस्पिटल में बुलाया, जहां पर कू एडमिट था। वहां के डॉक्टर का यह कहना था कि कू कोमा में चला गया है। इस केस को सॉल्व करने के लिए वहां पर पहले से एक पुलिस ऑफिसर मौजूद था, जिसने जिनहोंग से बात करते हुए जिनहोंग को यह बताया कि कंपनी से वापस लौटते वक्त कू का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो 5वें मंजिल से नीचे गिर गया। लेकिन जब उसने उसके बेटे को साइड
साइड में ले जाकर उससे पर्सनली पूछताछ की तो उसके बेटे ने जिनहोंग को सारी कहानी साफ साफ बता दी। उसने ये बात जाकर तुरंत ही उस ऑफिसर को बताई और उससे ये कहा कि वो कंपनी के सीसीटीवी फुटेज चेक करे। इसके जवाब में उस ऑफिसर ने जिनहोंग को ये बताया कि उस दिन कंपनी के सारे सीसीटीवी मेंटेनेंस के लिए गए हुए थे एंड इसी वजह से उस दिन की कोई भी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में नहीं हुई। इस बात पर जिनहोंग ने जब सवाल करने की कोशिश की तो वहां के सीनियर ऑफिसर ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। उसका ये कहना था कि जिनहोंग उनके काम में दखल अंदाजी कर रहा है। जिसके बाद जिनहोंग खुद सच्चाई जानने के लिए सीधा कंपनी में पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात ताइहो के मैनेजर से हुई। मैनेजर ने जिनहोंग से पर्सनली बात करते हुए उससे ये कहा कि वो इस केस से दूर रहे, वो इस केस के बारे में जो भी कुछ जानता है वो किसी से ना कहे, इसी में उसकी भलाई होगी। उसी दौरान उसकी नजर ताइहो पर पड़ी जो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। उसने जोर जोर से चिल्लाकर ताइहो को रोकने की कोशिश की, लेकिन ताइहो ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपनी गाड़ी में बैठकर चुपचाप वहां से चला गया। उसी शाम मैनेजर ताइहो से मिला। उसने ताइहो को ये बताया कि कोई जिनहोंग नाम का ऑफिसर है जिसका ये कहना है कि वो तुम्हें जानता है एंड उसे ऐसा लग रहा है कि बड़ी कंपनी का नाम देखकर वो तुमसे खर्चा पानी लेने आया होगा। इसके जवाब में ताइहो ने मैनेजर से ये कहा कि वो इस केस को बड़े ही समझदारी से सॉल्व करने की कोशिश करे। कुछ देर बाद मैनेजर हॉस्पिटल जाकर कू की वाइफ को पैसों का चेक देने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी वाइफ किसी के सामने अपनी जुबान ना खोले, लेकिन उसी दौरान वहां पर जिनहोंग पहुंच गया जिसने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। लेकिन इतने में मैनेजर ने उसकी वाइफ को चेक थमाया और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन जब उसने मैनेजर को रोकने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद इस ऑफिसर ने उसे ही रोक लिया। उस ऑफिसर ने जिनहोंग को रोककर उसके सामने कंपनी की अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें करने लगा, जिसको सुनकर जिनहोंग को ऐसा डाउट हुआ कि इस ऑफिसर ने भी केस को दबाने के लिए कंपनी के लोगों से घूस ली है, जो कि बिल्कुल सही बात थी। ये ऑफिसर भी कंपनी के लोगों के हाथों बिक चुका था। जिनहोंग की यह बात सुनकर उस ऑफिसर को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने जिनहोंग को मारने की कोशिश की, लेकिन जिनहोंग ने उसका हाथ मोड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन ताइहो एक रिटायर्ड कमिश्नर से मिला, जिससे उसने जिनहोंग की शिकायत कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कमिश्नर ने जिनहोंग के सीनियर ऑफिसर से उसकी शिकायत करके उसे इस केस से दूर करने की कोशिश की। जिनहोंग के सीनियर ऑफिसर ने जिनहोंग को सुनाते हुए एक दूसरे केस को सॉल्व करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ कंपनी का मैनेजर जिनहोंग की वाइफ के पास पहुंचा, जिसे उसने पैसों से भरा हुआ लेडीज बैग देने की कोशिश की ताकि वो अपने पति को इस केस से दूर कर ले, लेकिन उसकी वाइफ ने इन पैसों को लेने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद उसने ये शिकायत अपने पति जिनहोंग से करी। ये बात सुनकर जिनहोंग को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो ताइहो को सुनाने सीधा ताइहो के पास पहुंच गया। इस समय ताइहो अपने कुछ गेस्ट के साथ एक मीटिंग में था एंड जिनहोंग ने सभी के सामने उसे बहुत सुनाया, जिसके बाद वो वहां से अपने एक दोस्त के पास गया जो मीडिया में एज ए जर्नलिस्ट काम करता था। जिनहोंग ने उसे कू के बारे में सारी बातें बताकर ये खबर न्यूज में छापने को कहा। दूसरी तरफ मैनेजर कॉन्ट्रैक्टर कांग के पास गया, जिससे उसने बात करते हुए उससे ये कहा कि वो कुछ समय के लिए इस देश को छोड़कर कहीं बाहर चला जाए, क्योंकि वो एक लौता गवाह था जो कंपनी के खिलाफ अगर कुछ भी कह देता तो ताइहो के साथ साथ कंपनी भी बर्बाद हो जाती। लेकिन कांग ने देश को छोड़ने से मना कर दिया। साथ ही उसने मैनेजर को एक सलाह दी। उसने मैनेजर से ये कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े पैसों में किसी की भी जान ले सकते हैं। अगर वो उसे कुछ पैसे दे तो वो जिनहोंग को इजीली मरवा सकता है। ये बात सुनकर मैनेजर खुश हो गया एंड उसने उसकी बात मान ली। उसी शाम ताइहो के फादर ने ताइहो को मिलने के लिए उसे अपने पास बुलाया था एंड जब ताइहो अपने फादर से मिलने जा रहा था तो उसी दौरान उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। उसकी गर्लफ्रेंड ने ताइहो को ये बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर ताइहो को गुस्सा आ गया एंड उसने उस बच्चे को गिराने की बात कही। ताइहो के फादर को कू के बारे में सारी बातें पता चल गई थी, इसलिए उसने पनिशमेंट के तौर पर मैनेजर को बहुत मारा एंड साथ में उससे ये कहा कि वो जल्द से जल्द इस केस को खत्म करने की कोशिश करे। अगले दिन जिनहोंग के पास एक कॉल आया जिसमें उसे कांग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई एंड जिनहोंग जब अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचा तो कांग ने उसकी टीम पर हमला कर दिया, क्योंकि ये उसी का प्लान था। वो अपने लोगों के साथ उसका वेट कर रहा था। हमले के दौरान जिनहोंग की टीम के एक मेंबर को चाकू लग गई और वो घायल हो गया, जिसके बाद जिनहोंग ने अपनी टीम के साथ मिलकर कांग और उसके लोगों को बहुत मारा। उन सभी को मारने के बाद फाइनली जिनहोंग ने कांग को पकड़ लिया और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आया। सीनियर ऑफिसर को जब ये बात पता चली कि उसके ऑफिसर को चाकू लगी है तो उसने जिनहोंग और उसकी टीम को उन लोगों को पकड़ने को कहा जो लोग इस हमले में शामिल थे। कुछ टाइम बाद कू की वाइफ जिनहोंग से मिली, जिसने उसे वो मैसेज दिखाया जिस मैसेज
मैसेजेस को कू ने उसे भेजा था, क्योंकि उसे इन मैसेजेस पर डाउट था कि ये मैसेज कू ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजे हैं, क्योंकि कू के मैसेजेस में हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक होती थी और साथ ही वो इतने लंबे लंबे मैसेज भी नहीं भेजता था। जिनहोंग ने जब ये बात सुनी तो उसने इस चीज की छानबीन करने के लिए भावना को काम पर लगा दिया। दूसरी तरफ ताइहो के फादर ने मैनेजर को अपने पास बुलाकर उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे ये सारा केस अपने ऊपर लेने को कहा, जिसके बदले वो उसकी फैमिली को लंदन भेज देगा और उसे जल्द से जल्द छुड़वा कर कंपनी में पार्टनरशिप दे देगा। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और अगले दिन ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जिनहोंग को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि असली कातिल ये नहीं बल्कि कोई और है, इसीलिए वो बार बार सच्चाई उगलवाने के लिए मैनेजर को डांट रहा था। अगले दिन भावना ने उस मैसेजेस की सारी डिटेल निकाल कर जिनहोंग को बता दी, जिसके बाद जिनहोंग उस मैनेजर से मिलने मैनेजर के पास गया। उसने मैनेजर से बात करते हुए मैनेजर को सारी कहानी साफ साफ बता दी। दरअसल हुआ ये था कि कू अपने बेटे को गाड़ी में बैठाने के बाद वो दोबारा कंपनी में गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने ताइहो से फाइट करने की कोशिश की एंड फाइट के दौरान ताइहो ने उसे बहुत मारा। फाइट के दौरान ताइहो ने कू का सर कांच की टेबल पर मारा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन कू अभी भी जिंदा था, जिसके बाद मैनेजर ने आत्महत्या बनाने के लिए उसे 5वें फ्लोर से नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद उसने उसी के मोबाइल से उसकी वाइफ को मैसेजेस किए। जिनहोंग की ये सारी बातें सुनकर मैनेजर हंसने लगा। उसने जिनहोंग से ये कहा कि आखिर ये सच तुम साबित कैसे करोगे। उसी दौरान जिनहोंग ने एक शख्स को बुलाया जो सिंजिन कंपनी में ही काम करता था एंड इसी मैनेजर ने उसे सिर्फ इस बात पर निकाल दिया था कि इसके पैर में चोट लग गई थी। एंड इसी शख्स की मदद से जिनहोंग ने ताइहो के बारे में पता लगाया। ताइहो कल इस देश को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसने अपने खास दोस्तों के लिए एक जगह पर पार्टी रखी थी। इस पार्टी में ताइहो की वो गर्लफ्रेंड भी आई थी जो प्रेग्नेंट थी एंड उसने जब बच्चा गिराने से मना किया तो ताइहो ने उसे ऑन द स्पॉट वहीं पर मार दिया। एंड उसी दौरान जिनहोंग अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गया, जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताइहो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। वो गाड़ी के द्वारा भागते भागते एक मार्केट में पहुंचा, जहां पर उसका सामना एक बार फिर जिनहोंग से हुआ। लेकिन यहाँ पर जिनहोंग जानबूझकर ताइहो के हाथों पिटने लगा ताकि वहां पर मौजूद लोग उसकी वीडियोस बना ले, ताकि वो कल को इन वीडियोस को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। एंड ये चीज ताइहो ने नहीं समझी। उसने पहले तो जिनहोंग को बहुत मारा एंड जब लोगों ने वीडियोस बना ली तो जिनहोंग ने भी फिर उसको मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद जिनहोंग ने ताइहो को मार मार कर घायल कर दिया एंड थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंची, जिन्होंने ताइहो को पकड़ लिया। ताइहो के खिलाफ जिनहोंग के पास बहुत सारे सबूत थे, जिनकी मदद से उसने ताइहो और मैनेजर को सजा दिलवाई और इस तरह जिनहोंग ने अपने दोस्त को न्याय दिलवाकर उसके गुनहगारों को सजा दिलवाई। इस न्यूज को सुनकर कू को होश आया और होश में आते ही कू ने सबसे पहले जिनहोंग का धन्यवाद किया एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।